बच्चे, आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। जो एयरमैन एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तैयारी हमें करने के लिए आपको हम पहले बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी तैयारी को करना है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखो। जो ये ऑलराउंडर क्लासेस का पहले आपको थोड़ा परिचय दे दे। ऑलराउंडर्स क्लासेस ये ऑनलाइन है, और ये डिफेंस की कोचिंग करा रहे हैं बच्चे, ठीक है। ऑलराउंडर डिफेंस कोचिंग, और ये ऑनलाइन क्लास है बच्चे, है ना। ऑनलाइन क्लास का मतलब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या अपने जो भी डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, या फिर आपके कंप्यूटर्स हैं, किसी भी डिवाइस पे जो आपके अवेलेबल हैं, उस पे आप इसको देख सकते हैं और डेली कर सकते हैं क्लास। क्योंकि ये क्लास डेली चलती है। आपका ग्रोथ एक लेक्चर देखने से नहीं होता है, आपको डेली ही क्लास करना पड़ता है। तो क्लास के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7009992605। ये ऑलराउंडर क्लासेस का नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। और चूंकि ये डेली क्लासेस होते हैं, यूट्यूब पे आपको पूरी क्लास नहीं मिलेगी। आपको डेली क्लासेस जो क्लास लग रही है उसी में आपको पूरा डिटेल्स में मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं कि इसका फिजिक्स का सिलेबस क्या है बच्चे। तो ये 11th और 12th दोनों के लिए, दोनों की एनसीईआरटी की किताब आपको सबसे यूजफुल रहेंगी। एनसीईआरटी की किताब जो आपकी होगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो या हिंदी मीडियम से कर रहे हो, दोनों में से कोई मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, कॉन्सेप्ट से फर्क पड़ता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारे बच्चे जो यूपी गवर्नमेंट से पढ़ रहे हैं या बिहार गवर्नमेंट से पढ़ रहे हैं या मध्य प्रदेश से पढ़ रहे हैं या राजस्थान से पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा एयरमैन बनते हैं। ऐसा ना सोचे कि सर मैं तो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो स्टेट गवर्नमेंट के, उस स्टेट गवर्नमेंट के लैंग्वेज से हिंदी में पढ़ा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे। मैं आपको एश्योर करूँ, यदि आप देखें एयरमैन जो बच्चे बने हैं, वो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा बने हुए हैं। तो आपको मीडियम से पहले तो डरना नहीं है। जिस मीडियम में आपका कॉन्फिडेंस है, चाहे हिंदी में पढ़े होगा आपने तो हिंदी में ही सारा फिर से पढ़ लीजिए, या इंग्लिश में पढ़े होंगे तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ऑलराउंडर क्लासेस आपको दोनों मीडियम में पढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मीडियम कोई भी बैरियर नहीं होता है, मीडियम से कोई भी रास्ता आपका नहीं रुकता है बच्चे, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हो तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक, कोई ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। आपको सोचना विचारना है तो रेगुलरिटी देखनी है और अपने अंदर मोराल देखना। आपका मोराल हाई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं। फिजिक्स का सिलेबस है एक्स ग्रुप के लिए, टेक्निकल के लिए। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, ये सारा 11th और 12th को मिला के 20 लेसन्स का आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है बच्चे। तो आपका सिलेबस ये है। और आपको किताब, मान लो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप किताब एनसीईआरटी की आप साइट पे जाइए, और एनसीईआरटी के साइट पे जाके आप जिस किताब को देखना चाहें वहाँ से ये किताब का ईयर, तो आपको 11th 12th का ही देखना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी मीडियम में आपको बुक चाहिए, गो कर दीजिए तो आपकी वो किताब आ जाती है बच्चे, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सारी किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। मैं इन किताबों को ही आपके लिए नोट किया हूँ, ये आप दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बार हिंदी में दिखाता हूँ, एक बार इंग्लिश में दिखाता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने पहला लेसन देखा, उसमें लिखा था फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, है ना बच्चे। आप सिलेबस देख लो, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो आपकी जो किताब है 11th की एनसीईआरटी की, उसमें फिजिकल वर्ड आपका एक लेसन है और दूसरा लेसन है मेजरमेंट। तो हम पहले लेसन को ही आज देखते हैं, फिजिकल वर्ड। उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं नॉर्मली, ठीक है बच्चे। तो देखो, फिजिक्स क्या होता है, इसमें टू मच में एग्जाम्स में इससे नहीं पूछा जाता है, ये आपका इंटरेस्ट होता है
कि जो भी नेचुरल घटनाएं घटती हैं उसमें वैज्ञानिक तथ्य छुपे होते हैं, और वह कोई चमत्कार नहीं है, कोई उसमें देवी देवता या कुछ इस तरह की किसी की कृपा बरसाने वाली बात नहीं है। ये टोटल साइंटिफिक है, पूरा वर्ल्ड जो है साइंस बेस्ड है। और साइंस अंग्रेजी भाषा के जो साइंस वर्ड कहते हैं, एक्चुअल में इसका ओरिजिन है, उद्घाट जहाँ से उद्भव हुआ है वो हुआ है लैटिन भाषा के सींटिया वर्ड से। देखो स्पेलिंग मिलती जुलती थोड़ी सी है ना, तो सींटिया वर्ड से ही ये इंग्लिश में इसको साइंस कहा गया है। इसका मीनिंग होता है जानना, और इसी को संस्कृत में बोलते हैं विज्ञान या ज्ञान, है ना। तो ज्ञान से ही, ज्ञान से ही, क्योंकि जानना को हम क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान मीन्स इसको आप ज्ञान बोलो, है ना। तो ये ज्ञान से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, या अरबी भाषा में इलम बोलते हैं। तो इलम का भी मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, जानना। और लैटिन भाषा कहता ही है कि इसका मीनिंग हुआ जानना। तो इन सब भाषाओं में ये चीज़ जो सामने निकल के आई है, इसी पे इसको नाम पड़ा है साइंस। तो साइंस क्या है, आज का नहीं है। जब से ह्यूमन बीइंग इस धरती पर आया है तब से वह खोज करते रहा है, और जो भी खोज किए जाते हैं वो सारी पुरानी मान्यताओं को ख़त्म कर देते हैं, और उसको वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक आधार से हम उसको सत्य को प्रकट, सत्य तो है ही, प्रकट कराने की जरूरत नहीं है, बट उसको ठीक ढंग से समझ लेने को ही हम साइंस कहते हैं। ठीक है। और साइंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है फिजिक्स या प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक भौतिकी कहते हैं, इंग्लिश में इसको फिजिक्स कहते हैं। और इसका भी संस्कृत में शब्द देखें तो भौतिकी हुआ है ना। और ग्रीक में ये जो शब्द है, ग्रीक भाषा के एक शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है प्रकृति, यानी प्रकृति मतलब भौतिकी, भौतिकी मतलब इंग्लिश में वर्ड इसको फिजिक्स कहते हैं बच्चे। ठीक है। और इसी फिजिक्स के आधार पे जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो क्या जानना, ये सारे चीज़ें तो आप डिटेल में जाके पढ़ते ही हैं, जो इसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं उसमें तो जाके आपको पढ़ना ही है। लेकिन ये जो टेबुलेशन फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं पेपर सेटर के दिमाग में, यहाँ से वो चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जब भी पेपर सेट किया जाता है तो वो टू मच में डिटेल में नहीं जाता है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंस दिया रहता है टेबुलेशन फॉर्म में वहाँ से क्वेश्चन पिकअप करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ABCD पूछ देगा कि आप बताओ कि उप उपलाव्यता का नियम या उत्तोलक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है। ए आर्किमिडीज, बी गैलीलियो गैलीली, सी क्रिश्चियन हाइगेंस, या डी आइजैक न्यूटन। तो यदि आपने इस टेबल को ठीक से याद किया हुआ है, क्योंकि ये बच्चे याद करने वाला ही सब्जेक्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग का ये टॉपिक नहीं है, ये तो जो बच्चे ने याद किया है उसको ये क्लैरिटी है। तो आपको एक बार इसको याद करना पड़ेगा। यदि एक्स रे किरणें पूछें कि एक्स रे किरणें की आविष्कार या एक्स किरणें को खोजने में किसका योगदान रहा, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं, तो W.K. रोजन है ना। इसी तरह ABCD कुछ भी नाम दिया रहेगा, यदि आप ठीक से याद किए हैं एक्स किरणें तो W.K. रोजन दे देंगे। तो ये आपको ये टॉपिक याद करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है। जहाँ पे समझने वाली चीज़ें उसको हम समझाएंगे आपको, जो याद करनी है उसको लिख के पेपर पे फिर ठीक से याद कर लो, उसी के कंटिन्यूएशन में ये लिखा है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि ये वैज्ञानिक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री के हैं। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन किस कंट्री से हैं और क्या उन्होंने आविष्कार किया, तो भारत से हैं। और अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, ये उनका आविष्कार है या ये खोज उन्होंने किया है। तो इस तरह आपको एक बार फिर से लिख के याद करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है। इसी तरह कुछ टेक्नोलॉजी हैं, प्रौद्योगिकी हैं, और उसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो था कि वैज्ञानिक का नाम बताएं और उन्होंने कौन से आविष्कार किए और वो किस कंट्री से पर्टेन करते हैं, उनका कंट्री कौन सी है, किस देश के वो थे, है ना। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी जो निकली हुई है, जैसे भाप इंजन निकला है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, या कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, या लेसर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो ये टेबल भी बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें से दो ही चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो पहला लेसन है कि आप ये बताएं कि किस वैज्ञानिक ने क्या आविष्कार किया, या एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रकृति के मूल बल, फोर्स जो है, नेचुरल फोर्स है एक दूसरे में जो लगते हैं, जो कि बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का बल, इसमें प्र, अपेक्षित प्रबलता कितनी होती है, कितने इसमें बल होता है, तो 10⁻39, और उसका रेंज कितना होता है परास, तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। और किसके किसके बीच में लगता है, तो विश्व में स्थित सभी पिंड एक दूसरे से ये बल को प्रत्याशित, ये बल है, इस अपेक्षित प्रबलता है, ये बल को ये एक दूसरे को इस बल से ही स्थिर कर पाए हुए हैं। इसी तरह दुर्बल नाभिकीय बल, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू ये 10⁻³ होता है। और बहुत कम और नाभिकीय अमाप या इक्विवेलेंट टू 10⁻16 m में इसको आप इसका रेंज कह सकते हैं, ठीक है। और मीटर है इतना 10⁻16 मीटर, यानी आप तो जानते ही हैं अपने साइंस में, तो ये छोटी सी बात है आपको सिखाना कि 1/10⁻1 मीन्स 10⁻⁻1, 1/100 मीन्स 10⁻⁻2। इसी तरह ये 10⁻16 है, तो आप समझ सकते हो कि 10 के बाद 16 जीरो लगेंगे तब जाके ये बनेगा, है ना। तो ये इतना छोटा सा बल, इतना छोटा सा इसका रेंज होता है बच्चे, ठीक है। इतने छोटे रेंज में एक दूसरे को टच करते हैं, ये एक दूसरे को लगते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी, ये पॉइंट भी आपको टेबुलेशन फॉर्म में जो दिया गया है यही है। तो ये सब बता रहा है प्रबल नाभिकीय बल जो होगा वो क्या होगा, या दुर्बल नाभिकीय बल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू आपने ठीक से बच्चे याद कर लिया है, तो ये क्वेश्चन यहीं से आपका काम बन जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये फिर एक सारणी और भी है, इसको भी देख लो। प्रकृति के विभिन्न बलों प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण में प्रगति, तो भौतिकविद यानी वो जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है, तो आइजैक न्यूटन। 1687 में उन्होंने एकीकरण संबंधी उपलब्धियों के बारे में ये चीज़ निकाली थी। इसी तरह हैंस क्रिश्चियन आस्टर्ड 1820 में ये निकाले थे, इनके साथ माइकल फराडे का भी इसी समय 1830 में इसी विषय पर इनका भी योगदान रहा इस चीज़ को क्लैरिटी देने में। तो कभी कभी एक ही टॉपिक पे दो दो वैज्ञानिक भी काम किए हैं तो उनका नाम आ जाता है, या दो वैज्ञानिक एक ही टॉपिक पे एक ही टाइम पे काम किए हैं तो उनका भी इस तरह। तो ये जो टेबुलेशन फॉर्म में दिया गया बच्चे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के बावजूद, ये टेबुलेशन फॉर्म मैंने जो 4 पॉइंट बताया, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाता है। और यदि आप सारांश देखना चाहें, समरी ऑफ दिस लेसन छोटा है इसलिए इसमें हम टू मच टाइम आपका वेस्ट नहीं कराएंगे, बट जो 4 मैंने आपको सारणी बताया है उस सारणी को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा उनकी विभिन्न परिघटनाओं में अभिव्यक्ति के अध्ययन से है, ठीक है। कभी कभी कुछ डेफिनेशन पूछता है, उसमें से ये बातें निकल के आ जाती हैं, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूँ, कुछ बच्चों को मान लो हिंदी समझ में नहीं आती है तो इसी चीज़ को इंग्लिश में देख लें, वही जो सेम थिंग है। या आप चाहें तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ सकते हैं बच्चे, आपका और भी क्लैरिटी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आगे चल के जो एयरमैन की ट्रेनिंग होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही होगी। तो आप इंग्लिश को साइड में रख के ना चलें, आप इंग्लिश को साथ में लेके चलें ताकि इंग्लिश भी इम्प्रूव होता रहे। वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहाँ भी आपका नॉलेज इम्प्रूव पहले से रहेगा, तो पिकअप अच्छा से कर लेंगे, अच्छी तरह से ट्रेनिंग पास करेंगे, अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो पहले पहले आपको एयरमैन बन के सर्विस नंबर भी आपका पहले मिल जाएगा, आपकी सीनियरिटी पहले होती चली जाएगी। तो क्यों नहीं शुरू से ही हम ध्यान दें, है ना। तो उन्हीं 4 जो हमने टेबल्स देखे हैं उसी को फिर से मैं यहाँ रिवाइज कराऊंगा कि आप इन वैज्ञानिकों के नाम और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस फील्ड में इन्होंने डिस्कवरी किया है, किस कंट्री के ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को आप तैयार कर लो, लिख के तैयार कर लो, क्योंकि किताबें तो हैं, किताबें नहीं है तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के यहाँ से डाउनलोड कर लो और अपने सिस्टम से इसको आप पढ़ सकते हो। तो ये चारों टॉपिक पढ़ना। ऑलराउंडर क्लासेस में टेस्ट दिए जाते हैं ना बच्चे आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं एयरमैन के वो सीबीटी हो रहे हैं। सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे आपके टेस्ट होते हैं। तो ऑलराउंडर क्लासेस में भी सीबीटी बेस्ड की सॉफ्टवेयर है, आपको उसी के थ्रू
ये पूरा जो समरी था मैंने बोला पढ़ लेना। उसी के थ्रू आपको टेस्ट भी अलॉट होंगे। तो यदि आपने ठीक से इसको पढ़ लिया, लेसन 1 को हमने चारों टेबल बताया, तो जो हमारा टेस्ट आज का होने वाला है, क्योंकि हर टॉपिक के बाद जो ही हम टॉपिक पढ़ाते हैं आपको टेस्ट अलॉट हो जाते हैं। तो टेस्ट अलॉट हो जाएंगे सीबीटी पे, जो आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या लैपटॉप या टैबलेट कहीं भी दे सकते हैं, और उसी समय आपका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाता है। क्या गलती आपने किया, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, कितने देर में आपने किया, उस सारा स्टैटिस्टिक्स के साथ आप सारा कुछ देख सकते हो। तो ऑलराउंडर क्लासेस में यदि आपने पहले से एनरोलमेंट नहीं किया हुआ, तो क्लास शुरू हो गया, आप चाहो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, 7009926055। ठीक है बच्चे, ये हमारा नंबर है ऑलराउंडर क्लासेस का। इस पे आप आज ही संपर्क कर सकते हो ताकि आपका क्लास छूटे नहीं, और जो पहले से क्लास हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप वीडियो से बार बार उस टॉपिक को देख के, फिर से उसको समझ के, फिर टाइम एंड अगेन उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये ऑनलाइन क्लास है, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी आपको, है ना। यूट्यूब पे तो जस्ट आपको हम अपना एड्रेस और अपना नंबर बता रहे हैं, बट आपको लाइन डेली हमारी क्लासेस हमारी होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो बच्चे। ठीक है, तो ये ऑलराउंडर क्लासेस एक उन बच्चों के लिए जो दूर दराज बैठे हुए हैं, जिनको क्लासेस करने में दिक्कत होती है, वो डेली क्लास नहीं कर पाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे या जहाँ पे भी ऑलराउंडर क्लासेस हैं, इसलिए उनको ऑनलाइन प्रिविलेज आपको ये दिया जा रहा है बच्चे। ठीक है, तो आप वहाँ से हमारी सारे क्लासेस कर सकते हैं, और क्लासेस करने के साथ साथ आपको जो डाउट्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आप ग्रुप में डाल सकते हैं, और आप फिर से जो आपके सपने हैं उसको साकार करने के लिए एनर्जी ले सकते हैं। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको शुभकामना ये देते हैं